नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जो है भारतीय राज्य व्यवस्था की जो हमारी 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है उसका हम भाग 5 आपके सामने पहुंचाएंगे तथा भाग 5 में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का है तथा आज का हमारा टॉपिक है महान्यायवादी एवं सीएजी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमने भाग 1 से लेकर 4 तक हमने अपलोड कर दिया जो कि हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित थे। अगर आपने हमारा पिछला भाग नहीं देखा है 1 से लेकर 4 तक का, तो उससे आप देख लीजिए। वे 4 भाग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वे जो 4 भाग है उनमें हमने उन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर कराया है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से बन सकते थे तथा जिनसे लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला चारों भाग नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का भाग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी और सीएजी से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने का अधिकार किसको दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वह भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम हिंदी में कहते हैं भारत का महान्यायवादी। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तथा यह जो हमारा महान्यायवादी होते हैं, हमारे देश के जो महान्यायवादी होते हैं, हमारे देश के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भारत सरकार के सर्वोच्च विधि यानी कानून अधिकारी कौन होते हैं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसे आप याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ ही किस आर्टिकल के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है भी पूछा जाता है। तो आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसमें से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। भारत का महान्यायवादी यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा उसको उसके पद पे बने रहने देगा या जब राष्ट्रपति का मन होगा तब वे इसे उसके पद से हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही जो भारत का महान्यायवादी होता है वह अपने पद पे बना रहता है तथा राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति भी करते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत के महान्यायवादी को भारत के महान्यायवादी को यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76 के अनुसार। तो इसे आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसकी नियुक्ति किस आधार पर की जाती है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता क्या रखी गई है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की जिस व्यक्ति के पास
योग्यता होगी उसी को अटॉर्नी जनरल के पद पे नियुक्त किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वही योग्यता भारत के महान्यायवादी के लिए भी रखी गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है यह हमारे भारत सरकार का सर्वोच्च विधि यानी कानून अधिकारी होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम यानी कि सर्वोच्च विधि अधिकारी समझा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत सरकार का प्रथम यानी कि सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको डेली पहुंचाता हूं भारत के राज्य व्यवस्था का, यह हमारा पूरी तरह से 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे आधारित है जो कि लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डेली फॉलो करते हैं, जो हमारी 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, तो आपका कोई ऐसा प्रश्न नहीं बच पाएगा एग्जाम से जो कि इस वीडियो में सम्मिलित न किया गया हो। तो इस वीडियो का आप डेली बेसिस पे देखते रहिए, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ हमने एक दूसरा वीडियो भी स्टार्ट कर दिया 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का। किस पे, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे यानी आधुनिक भारत के इतिहास पे भी हमने 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आपने हमारी 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो कि आधुनिक भारत पर आधारित है उसको नहीं देखी है तो उसे भी आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा टॉपिक वाइज। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, तो अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल जो हमारा है 76, यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, आर्टिकल 76। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से किस अधिकारी को भारत सरकार के विधि भारत सरकार का विधि अधिकारी समझा जाता है। तो इसमें से किसे भारत सरकार का विधि अधिकारी समझा जाता है, तो इसमें से तीनों यानी उपयुक्त सभी यानी भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर अधिवक्ता, यानी ये जो तीनों हैं ये भारत सरकार के विधि अधिकारी माने जाते हैं। लेकिन इसमें से भारत सरकार का सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिर्फ भारत के विधि अधिकारी की बात हो तो ये तीनों भारत के महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद भारत के अपर महाधिवक्ता, इसको कहते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये तीनों जो होते हैं ये भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। परंतु अगर सर्वोच्च अधिकारी की बात हो विधि अधिकारी की, तो भारत का महान्यायवादी जो होता है यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके। तो हमारा जो महान्यायवादी होता है, जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वह किसके विधि सलाहकार होते हैं, तो भारत सरकार के। तो भारत सरकार को सभी महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण कानूनी विषय होते हैं उन कानूनी विषयों पर जो विचार विमर्श है, जो सलाह है, वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है, यानी भारत का महान्यायवादी देता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, भारत सरकार के ये विधि सलाहकार होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी न्यायालयों में किसको सुनवाई का अधिकार होता है, तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये भारत के यानी हमारे क्षेत्र के जितने भी न्यायालय हमारे देश में, उन सभी न्यायालयों में
उनको सुनवाई में भाग लेने का अधिकार होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, पार्लियामेंट यानी कि संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट पावर दी गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, यानी ऑप्शन जो इसका हमारा बी है बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी को यह शक्ति दी गई है कि वह संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में वह बैठक में उसकी भाग ले सकता है तथा उसमें बोल सकता है, परंतु वोटिंग यानी वोट करने का जो अधिकार है, जो मतदान का अधिकार है, वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास नहीं है। तो ये बस छोटा सा डिफरेंस है कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वह पार्लियामेंट यानी संसद के किसी भी सदन में वह संसद के किसी भी सदन में हिस्सा ले सकता है। तो लोकसभा में हिस्सा ले सकता है या तो राज्यसभा में हिस्सा ले सकता है, परंतु लोकसभा और राज्यसभा में जो वोटिंग का अधिकार है वह उसको नहीं दिया गया, क्योंकि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, केवल वह लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में हिस्सा ले सकता है, परंतु वह वोटिंग यानी कि मतदान नहीं कर सकता है संसद के किसी भी सदन में। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मेजर डिफरेंस है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारी पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, परंतु वह सदन के किसी भी मतलब जो हमारा संसद है, संसद के किसी भी सदन में यानी लोकसभा में या राज्यसभा में उसकी बैठकों में वह हिस्सा ले सकता है तथा उसको संबोधित भी कर सकता है, परंतु वो वोटिंग उसमें यानी मतदान उसमें नहीं कर सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। भारत के महान्यायवादी जो होते हैं वह संसद को संबोधित कर सकते हैं, संसद की बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं, परंतु संसद में वो वोटिंग यानी कि मतदान नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, भारत के महान्यायवादी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। तो निम्न में से जो सॉलिसिटर जनरल होता है वह क्या होता है। तो सॉलिसिटर जनरल आपका होता है कानूनी सलाहकार, यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है, कानूनी सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए कौन अधिकृत किया गया है। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाहकार कौन, मतलब सलाह कौन देता है, परामर्श कौन देता है। तो राज्य सरकारों को जो है कानूनी विषयों पर सलाह देता है, परामर्श देता है मतलब जो हमारा महाधिवक्ता होता है, जो हमारा सॉलिसिटर जनरल होता है वह देता है सलाह, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका एडवोकेट जनरल। यहाँ पे ऑप्शन सी मैंने आपको बताया था, एडवोकेट जनरल यहाँ पे होगा। एडवोकेट जनरल जो होता है, एडवोकेट जनरल जो होता है यह कानूनी सलाहकार होता है राज्य सरकार का। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको महाधिवक्ता या आप कह सकते हैं एडवोकेट जनरल। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में हमारे देश का कौन है। तो वर्तमान में हमारे देश के महान्यायवादी कौन है हमारे देश का, तो के वेणुगोपाल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। के वेणुगोपाल प्रेजेंट टाइम में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यानी कि हमारे महान्यायवादी हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। के वेणुगोपाल जो हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत सरकार के क्या हैं, तो कानूनी सलाहकार यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे देश के ये प्रेजेंट टाइम में हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन, यानी भारत का महाधिवक्ता कौन है। तो तुषार मेहता, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो तुषार मेहता हैं ये वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में
भारत के महाधिवक्ता हैं, यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यानी ऑप्शन सी इसका ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही। भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे भारत सरकार के प्रमुख पदाधिकारी हैं कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में हमारे महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल और हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वर्तमान में मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किस प्रकार से। तो नियंत्रक और हमारे जो सीएजी होते हैं, यानी कि हमारे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो इनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जो हमारा कैग का जो कैग होते हैं हमारे जो सीएजी होते हैं, यानी हमारे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो इसका आर्टिकल है 148, यानी आर्टिकल 148 के तहत जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद हमारा है 148, यानी आर्टिकल 148 के तहत जो है सीएजी के पद का प्रावधान किया गया, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में हम कहते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 148 में किया गया है। तथा हमारे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। तो संविधान के द्वारा, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। संविधान के द्वारा जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का मतलब कार्यकाल कितना होता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सीएजी का कार्यकाल कितना होता है। तो सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो पहले हो वह उसका कार्यकाल होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसमें से जो पहले हो या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, इसमें से जो पहले होगा वह कार्यकाल होता है किसका, तो सीएजी का, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी इसमें से जो पहले हो। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है ये देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। पहला कथन मैं कह रहा है सीएजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो यह तो कथन बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सीएजी होते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन हमारा है, उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो आप याद रखिएगा, जो सीएजी होते हैं उनका जो वेतन होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। अगला इंपॉर्टेंट कथन हमारा है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। तो यह भी कथन जो है यह बिल्कुल सही है। रिटायरमेंट के बाद जो सीएजी होते हैं वो किसी भी सरकारी सेवा में काम नहीं कर सकते, यानी सरकारी सेवा के लिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगला कथन क्या हमारा है, उनको राष्ट्रपति पदच्युत करते हैं, यानी उनको राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जाता है, जो कि कथन बिल्कुल गलत है। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, सीएजी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, परंतु जो सीएजी होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जाता है। तब सीएजी को किस प्रकार से हटाया जाता है प्रश्न बनता है। तो सीएजी को ठीक उसी प्रकार से हटाया जाता है
ठीक उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद को हटाने का प्रावधान किया गया। यानी जो हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको जिस प्रकार से उनके पद से हटाया जाता है, ठीक उसी प्रक्रिया से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनको ठीक उसी प्रकार से उनके पद से हटाया जाता है, ठीक जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। तो ये चीज़ है, आप इसे याद रखिएगा। तथा इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो ये मेजर डिफरेंस आप याद रखिएगा, सीएजी के पद की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, परंतु इसको हटाने का जो अधिकार है ठीक उसी प्रकार से जो मतलब इसको हटाने का अधिकार क्या है? तो संसद के पास है। तो इसमें उस रीति का पालन किया जाएगा, जो रीति या जो कदम या जो नियम है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का, वही नियम ठीक फॉलो होता है सीएजी को हटाने का। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक वित्त का संरक्षक या लोक निधि का अभिभावक कह लीजिए, या लेखा परीक्षक या लेखा विभाग का मुखिया कह लीजिए, यह सभी नाम होते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। यानी आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक वित्त का संरक्षक या लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसका एक मित्र और मार्गदर्शक होता है? तो जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो किसके मित्र और मार्गदर्शक होते हैं? तो लोक लेखा समिति के। यानी ऑप्शन जो इसका है हमारा डी बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति के जो है ये मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। अब जो कैग होता है, जो सीएजी हमारे होते हैं, वे इसके एक मित्र और मार्गदर्शक कैसे बनते हैं? तो जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति की बैठकों में ये भाग लेते हैं। आप याद रखिएगा, जो हमारे सीएजी होते हैं वे लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं और उनको जरूरी परामर्श देते हैं लोक वित्त से संबंधित। तो इसी कारण से इनको जो है मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है लोक लेखा समिति का। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा लोक लेखा समिति की जो महत्वपूर्ण रिपोर्टें होती हैं उनका परीक्षण सीएजी के द्वारा किया जाता है, तथा परीक्षण करने के बाद जो सीएजी होते हैं वे राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी किसके पास है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी टीका टिप्पणी पे उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मतलब जो टीका टिप्पणी होती है उस पर उचित कार्यवाही करने की जो अंतिम जिम्मेदारी है यह किसको दी गई है? तो यह दी गई है संसद को। तो आप इसे याद रखिएगा, संसद को जो है सीएजी की रिपोर्ट है उस पर अंतिम रूप से टीका टिप्पणी करने की जिम्मेदारी दी गई। यानी संसद मतलब जो सीएजी की रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट पे अंतिम रूप से कार्रवाई करने की जो जिम्मेदारी होती है वो संसद के पास होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। आप याद रखिएगा, जो लोक लेखा समिति के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है वो रिपोर्ट दी जाती है किसको? वो रिपोर्ट सीएजी को दी जाती है। जो लोक लेखा समिति हमारी होती है वह रिपोर्ट देती है सीएजी को, तथा उस सीएजी के द्वारा उस रिपोर्ट की छानबीन की जाती है। छानबीन करने के पश्चात जो सीएजी होता है अपनी रिपोर्ट को देता है किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देता है। फिर राष्ट्रपति जो उस रिपोर्ट का प्रतिवेदन करने के बाद राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को देते हैं संसद के पास। तो इस प्रकार जो संसद होती है उसको अंतिम रूप से कार्रवाई करने का अधिकार होता है सीएजी की रिपोर्ट पे। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है परंतु उसे पद से हटाया जाता है तो सदन के दोनों सदनों के संबोधन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीएजी जो होते हैं उनको नियुक्त तो कौन करता है? तो उनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, परंतु उनको हटाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों के पास। यानी ठीक उसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है
जो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, वही प्रक्रिया सीएजी को हटाने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, लोक वित्त संरक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ये लास्ट प्रश्न हमारा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो कि हमारा महान्यायवादी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर आधारित था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं एवरीडे। एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस @14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।